डीपीपी में थोड़ा डाउट है। सैम कौन से क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे भेज देते आप। रजत आप क्या कह रहे हो, क्या बता दूं आपको। हम्म, कौन सी मैम जी। बेटा मैंने 2 डीपीपी भेजी है, एक अपने हैंड रिटन भेजी थी आपको और एक टाइपिंग वाली भेजी थी। दोनों डीपीपी करनी है आपको। चलो अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सैम वैसे कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, कुछ आइडिया है। हम्म। मैम जो सैम आपने डीपीपी भेजी है उसमें मैम उसमें कौन से क्वेश्चन में बताओ। मुझे व्हाट्सअप कर देना सैम क्वेश्चन। ओके। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना, लेकिन नंबर कम नहीं आने चाहिए। मैं उसका आंसर आपको सेंड कर दूंगी लिख के कि क्या है। वैसे मैं कल प्रैक्टिस कराऊंगी आपको, तो कल की क्लास भी अगर आप अच्छे से केयरफुली ध्यान से लोगे तो परसों के उसमें क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं होंगे। और कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल वही हैं, पहले ही बता रही हूँ आपको। जब मैंने आपको आईपैक कराया था ना, आईपैक सिखाया था तब, जैसे डबल ग्रुप का सिखाया था और आपका और भी सिखाए थे, एल्कोहल ग्रुप का सिखाया है, काफी ग्रुप्स के। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। तो कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी हैं कि आप बड़े आराम से सही कर सकते हो, लेकिन बस वही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, केयरफुली ध्यान देना है। तो मतलब ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चंस या टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, क्लास में नहीं कराया है। हमने सारी चीजें की हैं, बल्कि बहुत टफ टफ लेवल के क्वेश्चंस भी किए हैं हमने। कोई बात नहीं सैम, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। चलो देखो, अभी हम जितने इफेक्ट रह गए थे लास्ट क्लास में, हमने सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था और हमने कार्बोकैटाइन पढ़ा था, है ना, कार्बन एनाइन पढ़ा था, एंड देन फ्री रेडिकल पढ़ा था। तो पहले तो ये बताइए, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है। नो डाउट एनीबडी। नो, नो ओके, मैम। गुड। ठीक है। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, अब देखो टेस्ट के लिए आज जो मैं आज के इस लेक्चर में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी वो आपको रिवाइज नहीं करना है, ना ही पढ़ना है आज। मतलब 2 दिन नहीं पढ़ना है, आज और कल। संडे से पढ़ना शुरू करना, क्योंकि वो ये टॉपिक जो आज हम करेंगे क्लास में वो आपके सिलेबस में नहीं है कमिंग संडे के टेस्ट में। कमिंग संडे के टेस्ट में एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, कंप्लीट नॉमेनक्लेचर आ रहा है, डबल ग्रुप आईपैक कर लेना, एरोमेटिक का आईपैक कर लेना वो भी आ रहा है, और सिंगल ग्रुप जितने भी हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, ये ग्रुप भी कर लेना। कौन कौन से ग्रुप नहीं करने ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है। देखो, आपको साइनाइड ग्रुप नहीं करना है, ठीक है, एस्टर नहीं करना है कमिंग टेस्ट के लिए, और मैंने कौन सा एंट्रेंस का ग्रुप कराया था आपको, यही 2 कराए थे शायद, साइनाइड, एस्टर, ये वाले ग्रुप आपको नहीं करने हैं। ठीक है ना, ये जो ओके। एंट्रेंस लेवल है मोस्ट प्रोबेबिलिटी। बाकी एल्कीन पे अच्छे से फोकस करना है, एल्काइन, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, इनके प्रीफिक्स याद होने चाहिए डबल ग्रुप के। ठीक है, कि आप डबल ग्रुप में एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या लेते हो, कीटोन का प्रीफिक्स क्या लेते हो, एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या लेते हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो मतलब बाकी सब कुछ अच्छे से करना है, स्ट्रक्चर्स की आईपैक अच्छे से करना है, जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारे टॉपिक्स आपको ब्रीफली ढंग से करने हैं। ठीक है ना। चलो, अभी मैंने इतनी हिंट दे दी है, उसके बाद किसी का कुछ गलत नहीं होना चाहिए। बाकी मैं कल क्लास में आपको कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगी,
ठीक है ना। मेरा मन होगा तो मैं क्लास 2 घंटे की भी ले सकती हूँ, 1.5 घंटे की जगह। तो कल करते हैं फिर। अभी देखो नेक्स्ट इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, नथिंग इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं है। अब आपको एक चीज और बता देती हूँ यहाँ पे, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है इंडक्टिव इफेक्ट से आएगा, इसे कर लेना, रेजोनेंस पढ़ लेना। ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोग रेजोनेंस के अलावा हाइपर कंजुकेशन, ये करना है आपको अपने। आपको सीबीएसई के लिए 11th के लिए बता रही हूँ टॉपिक्स में। उसके बाद आपको करना है कार्बोकैटाइन, है ना, और इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर और इनका ऑर्डर, अरेंजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है देख लो, ये बात समझ लो। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहां पे भी कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग, yes 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 Sam, this effect is temporarily, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की, ठीक है, डिमांड पर ही इफेक्ट होता है। अगर कोई इफेक्ट, मान लो कोई एक इंसान है जिसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, बेचारा बड़ा सीधा सिंपल सज्जन इंसान है जो अपनी जिंदगी बड़े आसानी से सिंपल शब्दों में जीता है, जिसे दुनियादारी आस पड़ोस किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी Yes. एक दिन है कि कोई उसकी जिंदगी में खलबली डाल देता है, ठीक है ना, अचानक से अटैक कर देता है, ठीक है, तब वो अपना रिएक्शन करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। सैम मुझे अटेंडेंस भेज देना आप, है ना, क्योंकि मैं देखूंगी कौन सा बच्चा आज क्लास में नहीं आया है, क्योंकि मुझे काफी बच्चे कम लग रहे हैं, इसमें 6 से 7 स्टूडेंट कम है आज की क्लास में। इस बैच में तो काफी बच्चे आते हैं, पता नहीं आज बच्चे कहाँ हैं सब। ठीक है ना, तो मतलब कहने का ये है मतलब कि काफी बच्चे, ठीक है ना, मतलब जो भी शांत बैठा है फिर वो रिएक्शन करे तो किसी ना किसी अटैकिंग रिएजेंट के वजह से करेगा। जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध है, तो रूस अटैक करता जा रहा है, तब यूक्रेन ने उसको पलटवार करके जवाब दिया, है ना। नहीं तो वो बेचारा बैठा था, सोच रहा था, समझा रहा था कि युद्ध ना हो, प्रॉब्लम्स ना ही क्रिएट हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। दूसरी बात, ये कैसा इफेक्ट है आपका, टेम्परेरी इफेक्ट है, जैसे कि सैम ने अभी बताया। कैसा इफेक्ट है बच्चा पार्टी, टेम्परेरी इफेक्ट है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार क्लास, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। टेम्परेरी इफेक्ट है आपका। अब देखो कैसे, इसका एग्जांपल समझते हैं कि मान लो सपोज दैट हमने एक एल्कीन ले लिया, ठीक है, और ये एल्कीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा। तो देखो, जब यहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो एक पे स्लाइटली पॉजिटिव और एक पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो मतलब जब किसी ने अटैक किया, कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल आ जाए कि इसके पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तब जाके ये इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या सबको समझ में आ रहा है? और आता तो है नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, Yes, ma'am. एंट्रेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको एंट्रेंस में इससे पूछा जाते हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन, नथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है,
और फिर ये इफेक्ट भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है आपका, ठीक है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। तो एक तो होता है प्लस सी इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट, ठीक है ना। प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, मूव टू सेम कार्बन एस पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, मूव टू डिफरेंट, ठीक है, कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। यहाँ पे सेम कार्बन पे ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और यहाँ डिफरेंट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। क्योंकि जब भी कभी नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हमेशा एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करें हम, तो पॉजिटिव में क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड है और मान लो ये है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं से इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन पे। बस इतनी सी बात अभी आप इसके लिए याद रख सकते हो, बाकी कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं है। और थोड़ा बहुत जो डिटेल और इसका पढ़ेंगे वो फिर मैंने आपको बताया ही है, मैकेनिक्स फंडामेंटल को मैं 12th में पढ़ाऊंगी फिर आपको अच्छे से, ठीक है ना। ओके, यस मैम। ठीक है। ओके मैम। गरिमा, लुबना, पलक और प्रियांशु, सैम एंड तस्नीम, यस मैम। ठीक है। यस मैम। सैम आपने मुझे अटेंडेंस भेज दी क्या? नो मैम, अभी मैम जब सारे बच्चे मैम ज्वाइन हो जाते हैं ना तो लास्ट में भेज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि वो क्लास भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ का डिस्टर्बेंस चल रहा है। रोहित इतना लेट क्यों आए हो क्लास में? रोहित, देखो अब रेजोनेंस क्या होता है इसको समझो। सबसे पहले रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन, जागृति। अच्छा, शीतल की आईडी से जागृति ज्वाइन किया है आपने? ओके, ठीक है बेटा, यस नो मैम। प्रॉब्लम। तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो रेजोनेंस में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ डीलोकेलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। पहली बात तो ये, जैसे सपोज दैट आप कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लो, जैसे बेंजीन, आपको पता ही है रेजोनेंस कब होता है, जब ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है। अब रेजोनेंस आपका एलिफेटिक में भी हो सकता है, ठीक है, एरोमेटिक में भी हो सकता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डीलोकेलाइजेशन सिर्फ किसका करता है, पाई बॉन्ड का करता है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर आप रेजोनेंस करा रहे हो तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्या है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब जहां हैं वहीं रहेंगे अपनी पोजीशन पे। उसके बाद जो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है, इन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी जहां थे वहीं रहेंगे। सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा, मतलब जो उद्दंडी टाइप का यहाँ पे बॉन्ड है जो इधर उधर जाएगा, मस्ती करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, पाई बॉन्ड करेगा। जो कुछ होगा इस पाई बॉन्ड का होगा। समझ में आया? तो इसलिए रेजोनेंस अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, तो आप कह सकते हो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब है एक जगह से घूम के दूसरी जगह आना, दूसरी से घूम के तीसरी जगह आना। तो किसका होगा डीलोकेलाइजेशन, सिर्फ पाई बॉन्ड का होगा,
बाकी किसी का कुछ नहीं होगा, जो जहां पे है रेजोनेंस में वो वहीं रहेगा। ठीक है क्या? उसके यस बाद मैम। अब इसको, ये किस में होता है? कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, ठीक है, सिस्टम के लिए होता है ये। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब है, ठीक है, जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड जहां आएगा। कॉन्जुगेटेड का मतलब है एक बॉन्ड सिंगल, दूसरा डबल, फिर एक बॉन्ड सिंगल, दूसरा डबल। तो जैसे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में होता है, एक बॉन्ड डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो ऑल्टरनेटिव सिस्टम, ऑल्टरनेट बॉन्ड, ठीक है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, अगर कहीं पे दो यस मैम। डबल बॉन्ड आए और एक सिंगल आए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पे डबल डबल आए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पे एक सिंगल है, एक डबल है, फिर डबल है और एक सिंगल है, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पे डबल, ट्रिपल, सिंगल, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओनली सिर्फ एप्लीकेबल फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो समझ आ गया रेजोनेंस होता क्या है एक्चुअल में? यस मैम। कितने बच्चों को क्लियर है? बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हैं। ये बात मुझे हमेशा बोलने की जरूरत नहीं होती है कि आप लोग कह के आंसर करें। आपकी ड्यूटी है क्लास में जितने भी बच्चे हैं, पलक, प्रियांशु, रोहित, दिव्या, ठीक है, जो बच्चा क्लास के अंदर है वो आंसर करे। दैट्स योर ड्यूटी। अगर पर आप कोई क्वेश्चन परवीन मैम से पूछें और वो ना बताएं तो कितना एम्बेरेस लगेगा, है ना? तो आपका भी फर्ज है ना कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ आ गया तो बिना मैम के कहे आप आंसर कर दें, अच्छे बच्चों की तरह। अभी आप गंदे बच्चे कहाँ से होने लगे? आप तो बिल्कुल एक्टिव अच्छे बच्चे थे। या आजकल ज्यादा टेंशन हो रहा है, पेपर सर पे आ रहे हैं तो? क्यों भाई, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है सबको एग्जाम्स की? यस मैम। अरे टेंशन क्या करना है एग्जाम की? इतना टफ, इतना अच्छे लेवल का हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एंट्रेंस लेवल का, और इससे आधे लेवल का आपका पेपर आएगा सीबीएसई का। इतने इजी इजी यस। इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। सीबीएसई की क्या ही टेंशन लेना। सीबीएसई को तो हंसते हंसते बच्चे कर देते हैं, एक एक रात में चौके छक्के लगा देते हैं। आप लोग तो फिर भी अच्छे बच्चे हो। ठीक है, चलो अभी देखो, अब रेजोनेंस टू टाइप का होता है। अभी कौन सा बच्चा आया क्लास में? तो देखो, रेजोनेंस अभी टू टाइप का है, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कौन से टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव रेजोनेंस। हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कराएंगे आपको, तो कृपया करके आप बिल्कुल भी अपने सब्जेक्टों की टेंशन ना लें, ठीक है। और आपको पूरा पेपर भी बना के देंगे, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट चैप्टर का, जिससे कि आपका 80% पेपर क्वेश्चंस वैसे ही रखे हुए आएंगे पेपर में। तो किस चीज की टेंशन ले रहे हो भाई? आपका काम सिर्फ कितना है, जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपको याद रहे, उसका रिवीजन करो, दैट्स इट। इतनी टेंशन आपको लेनी है, ठीक है ना? बाकी सब काम हम करके दे रहे हैं आपको, तो फिर किस चीज की चिंता है भैया आप लोगों को? क्यों बच्चा पार्टी? यस मैम, और ये यही चिंता। और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो फिर मैं इस चैप्टर की एक रिवीजन क्लास भी रखूंगी सीबीएसई के लिए, और उसमें कोई एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ओनली फॉर दी सीबीएसई लेवल, राइट? फिर हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा तो उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगी, एक दिन पूरा 1.5 घंटे की क्लास लेके, और देन फिनिश। और हो सकता है अभी मैंने आपकी क्लास नहीं ली है तो मैं इस चैप्टर की पूरी आईपैक की सीबीएसई लेवल की रेजोनेंस की किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मे बी मैं संडे में लूँ क्लास। अब के मैं एक मूड बना रही हूँ संडे में क्लास लेने का, ठीक है क्या? यस मैम। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो।
बस एक काम अपना ईमानदारी से करो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, एक तो क्लास अपनी रेगुलर करो, ज्वाइन करो रेगुलर क्लासेस, नोट्स अपने रेगुलर देखो, नोट करते रहो ऑर्गेनिक के, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं मैं गारंटी दे रही हूँ इस बात की 100%। जितना भी मैंने आईपैक आपको कराया है ना अपने इन लाइव सेशंस में, उनको एक नोटबुक पे लिख लो, उससे बाहर सीबीएसई में कोई नहीं आएगा, इजी आएगा। इतनी बात मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, तो टेंशन फ्री रहो बिल्कुल। बस सबसे बड़ी बात है कि आपको जो टॉपिक कराया जा रहा है वो आपको याद रह जाना चाहिए, पता चली एग्जाम में जाके आप भूल गए, ठीक है ना। तो पेपर की चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, बंदास रहो, मस्त रहो। तो अभी देखो पॉजिटिव रेजोनेंस एंड नेगेटिव रेजोनेंस, यहाँ पे देखो क्या होता है पॉजिटिव रेजोनेंस में। मैं आपको एक ट्रिक बता दे रही हूँ यहाँ पे, जब भी हम प्लस आर इफेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, ठीक है, वो रिंग की तरफ शिफ्ट होता है। मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, रिंग की तरफ जाता है, ठीक है। और जब हम नेगेटिव रेजोनेंस करते हैं यानी कि माइनस आर, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस आर इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने लिख के बताया था आपको, हर चीज मैं साथ साथ क्लास में बताती रहती हूँ, आपको बताती हूँ कि नहीं बताओ। सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है भाई। मेरे पास अभी मैं ना आप लोगों की क्लासेस ना यहाँ घर पे लेती हूँ वैसे ऑनलाइन, वरना आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती। नोट होता है ना नोट, ठीक है, नोट को कभी भी आप स्पिरिट में डिप कर दोगे तो वो जल जाएगा, और स्पिरिट में डिप करने के बाद उसे पानी में डिप करोगे, आग लगा देना, नोट जलेगा नहीं। मतलब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है आपको। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ये एक्सपेरिमेंट घर में नहीं कर सकते, इसके लिए एक अलग रूम चाहिए और फिर खड़े होके पढ़ाना पड़ेगा। ये और हम पढ़ाते हैं लैपटॉप और पेन टैब पे। पहले मैं बच्चों को जब बोर्ड पे पढ़ाती थी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाती थी कि इफ इन केस कहीं कुछ गिर जाए, कुछ हो जाए तो कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है ना। तो बिंदास सब्जेक्ट है, बिंदास तरीके से पढ़ो। अब देखो ये रिंग से बाहर जाएगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा या रिंग से बाहर होगा, ये ट्रिक है। कभी भी आपको, आप इस वाली ट्रिक से गलती नहीं कर सकते प्लस आर और माइनस आर को आइडेंटिफाइड करने में। आज बच्चों में एनर्जी नहीं है, क्या चक्कर है भाई, क्या हो गया, कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मैम को कॉल करके बात कर लिया करो। मैंने आपको बोल रखा है 1 बजे से पहले कोई भी बच्चा मुझे कॉल करके बातचीत कर सकता है, मैं फ्री होती हूँ थोड़ा उस टाइम। तो चलिए अभी देखो आगे, अब समझते हैं कि मैम ने जो कहानी लिखी है उसे प्रूफ कैसे करें प्लस आर के लिए। आप लोग जानते हो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन? यस मैम। गुड। यस। एनिलीन के ऊपर क्या लगा देते हैं हम? H2O लगा देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बच्चा पार्टी, आप लोग जानते हो, पढ़ के आए हो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, गॉट इट। अब देखो इसका जो लोन पेयर है वो बच्चा पार्टी कहाँ जाएगा, इसका ये लोन पेयर रिंग में जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये लोन पेयर नीचे रिंग की तरफ आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. रिंग के अंदर आ रहा है या रिंग से बाहर जा रहा है? मैम रिंग के अंदर आ रहा है। रिंग के अंदर आ रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में रिंग के अंदर आएगा तो वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस एन पे अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसने अपने यस। पेयर को डोनेट कर दिया रिंग को, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तो अब देखो यहाँ पे एक बात समझाती हूँ, पहले आपको रेजोनेंस करना सिखा देती हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड का रेजोनेंस करते कैसे हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल प्यारा स्ट्रक्चर है आपका बेंजीन का, इसे आप बाखूबी जानते हो। तो देखो रेजोनेंस का जो साइन होता है डबल हेडेड एरो होता है, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो कि ये वाला जो बॉन्ड है, मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, इस वाले बॉन्ड को,
तो देखो जहां पे ये हेडेड एरो जाता है वहां हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो हमारा अगला वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। देखो अब ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो यस यहाँ मैम। पे ये वाला हमने बॉन्ड शिफ्ट किया था, ये वाला, और एक बॉन्ड ये था, तो ये इधर शिफ्ट हो गया, तो देखो यहाँ प्लस और माइनस चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड था वो माइनस और प्लस चार्ज मिलके हमेशा बॉन्ड बनाते हैं, ये ध्यान रखना एक चीज, ठीक है ना। तो अब भी ये वाला बॉन्ड कहाँ आ गया तुम्हारा, यहाँ आ गया। अब जो यहाँ वाला बॉन्ड था, ठीक है, मैं एक बार इन बॉन्ड को ढंग से लगाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ऐसी थी कुछ कहानी हमारी, तो ये यस बॉन्ड जब मैम। यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो बॉन्ड आ गया यहाँ पे, लेकिन ये आया क्यों, पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना, फिर ये वाला बॉन्ड हमारा कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले जो प्लस नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ था, अब वो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, प्लस और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा मिलके, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ वाला बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो अब प्लस चार्ज यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये दोनों मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। तो मतलब देखो तुमने एक चीज देखी, पहले ये दोनों बॉन्ड इस तरफ थे और सिंगल बॉन्ड इस तरफ था। अभी क्या हुआ, जब रिंग में सारे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो गए तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये जो दो बॉन्ड इस तरफ थे वो दोनों बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गए। समझ में आया कैसे करते हैं रेजोनेंस, यस मैम। है ना। यस तो मैम। मतलब जो भी करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करते हैं। अब देखो आपका जो पेपर में सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको कार्बोनेट 2 नेगेटिव का रेजोनेंस करना आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको फिनॉल का रेजोनेंस करना आना चाहिए, ठीक है, और एनिलीन का रेजोनेंस करके देखना पूरा। कोई दिक्कत हो अगर इनमें से किसी का भी रेजोनेंस आपसे ना हो तो मुझे बताना, मैं सारा रेजोनेंस स्लाइड में सॉल्व करके आपको पीपीटी बना के दे दूंगी, ठीक है ना। और आपको बेंजीन का रेजोनेंस करना आना चाहिए। तो ये कुछ रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर हैं जिनके रेजोनेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 2 या 3 नंबर में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है रेजोनेंस के ऊपर, और आपके एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे तो डेफिनेटली दिया भी होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो किसी एक का रेजोनेंस यस। तो वो बनाने के लिए आपके एग्जाम में देगा ही देगा, ठीक है। और एक और चीज बता रही हूँ, आज रेजोनेंस पढ़ा रही हूँ आपको, तो वैसे तो सारी चीजें बाद में बताऊंगी जब 12th में पढ़ाऊंगी। आप आप लोगों को कभी ये पता चलता है कि जैसे कहीं पे NO2 लग गया, हाँ इसका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से भी कर लेना रेजोनेंस को, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन हमेशा इस पोजीशन पे होता है दोनों पे, या फिर इस पे होता है। तो ऐसा क्यों होता है पता है आपको, वो हमें किससे पता चलता है कि कुछ कुछ ग्रुप जो होते हैं या तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, सिर्फ कुछ यस ग्रुप मैम। सिर्फ ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, यस मैम। कुछ ग्रुप ऑर्थो एंड मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो वो हमें पता चलता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। एक बात बताओ, जब मैंने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अगर मैं इस नाइट्रोजन को लगाना चाहूं तो ये कहाँ जाएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है ना। यस मैम। और एक रिंग में एटलीस्ट 3 जगह पॉजिटिव चार्ज आया है, तो कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज वहां लगेगी, ठीक है, जहां नेगेटिव है, और कोई भी नेगेटिव स्पीसीज वहां लगेगी जहां पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसी से हमें पता चलता है कि कौन से ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग है, कौन से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो हमें रेजोनेंस बताता है। तो इतना डिटेल तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने लेकिन फिर भी आपको बता दिया, एक हिंट दे दी है कि ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है ना बच्चा पार्टी, क्लियर है सबको। यस मैम। है ना, और आप लोग घर पे जाके करके यस देखना, और अगर ये नहीं होता है तो मुझे बता देना
ताकि मैं आपको फिर करके दे दूं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके पेपर में छपा हुआ है, ये सुन लो पहले ही, 2 नंबर में या 3 नंबर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना के आएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। अभी चलो, अब देखो यहाँ पे कि इसके अगर हम ग्रुप की बात करें कि जो प्लस आर है, प्लस आर में कौन कौन से, जैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था कि माइनस आई किस किस में हो सकता है, प्लस आई सबसे ज्यादा किस में होता है, 3 डिग्री में, 2 डिग्री में, 1 डिग्री। तो प्लस आर ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो ये देख लो। एक तो होता है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन आपका वैसे तो माइनस आई देता है, लेकिन ये प्लस आर भी देता है, क्योंकि जिनके पास लोन पेयर होते हैं, जो लोन पेयर स्पीसीज हैं, वो सब प्लस आर देती हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, फिर उसके बाद OH देता है, OH के पास भी लोन पेयर है। फिर उसके बाद क्या देता है, ईथर देता है, ईथर के पास ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये बात कहीं लिख लो, जो लोन पेयर स्पीसीज होती हैं वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट को देती हैं। उसके बाद ओके मैम। OCOR यानी कि एस्टर भी देता है, इसके पास भी लोन पेयर है। फिर अमाइन देता है, प्राइमरी अमाइन। उसके बाद आपका सेकेंडरी अमाइन भी देता है, फिर आपका टर्शरी अमाइन भी देता है। ठीक है ना। तो ये सारे ग्रुप आपके क्या हैं, प्लस आर इफेक्ट को दिखाते हैं। ये ओके इनका मैम। ऑर्डर है, और ऑर्डर हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है क्या बच्चा पार्टी? मैम यस मैम। ठीक है ना। तो सोचो, मुझे अभी रेजोनेंस पढ़ाने में आपको एक ही, ये मैंने इतना शॉर्ट में पढ़ाया है, तब जाके मुझे इसमें तुम्हें 10-15 मिनट तो हो ही गई पढ़ाते पढ़ाते, शायद हो गई या नहीं हो गई, है ना। यस और जब आप इसे पूरा फुल डिटेल में पढ़ोगे तो पता कितना टाइम लगेगा, कम से कम 2 घंटे की क्लास रेजोनेंस को चाहिए, 2 से यस 3 घंटे की क्लास है। क्या कह रहे हो श्याम बेटा? यस मैम। बल्कि ज्यादा ही टाइम लग जाता है इसके सारे केसेस को करने में, और इतना ही टाइम लगता है माइनस आई प्लस आई इफेक्ट को और हाइपर कंजुगेशन को। मतलब 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अच्छे से आने चाहिए। अब देखो नेगेटिव, नेगेटिव रेजोनेंस। अब नेगेटिव रेजोनेंस की क्या पहचान बताई थी मैंने, और देखो ये किस किस में होता है, इसका ऑर्डर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होगा, एल्डिहाइड ग्रुप में होगा, कीटोन में होगा, साइनाइड में होगा, एंड NO2 में होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आप कैसे आइडेंटिफाइड करोगे कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है? क्या बताया था परवीन मैम ने उसके लिए अभी, बोलो बच्चा पार्टी। यस मैम। क्या बताया था मैंने कि कैसे आइडेंटिफाइड करोगे कि यहाँ माइनस आई लग, सॉरी माइनस आई बोल रही हूँ, प्लस माइनस आर लग रहा है, बताओ मैम ये इसका। रिंग से बाहर, मैम ये रिंग से बाहर जाएगा इसका। रिंग से बाहर जाएगा, तो देखो जैसे ये एन है, सपोज दैट इस एन के पास अपने इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे बीच में। ठीक है ना, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास लगा हुआ है नाइट्रोजन ग्रुप, और आप लोग जानते हो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। तो हमने लोन पे। NO2 ग्रुप लगा दिया, तो हम NO2 ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जब यस नाइट्रोजन के मैम। पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर 2 NO2 को ले रहे हो तो एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या करेगा, 2 लेगा और 2 देगा, तो दो इस तरीके के साइन आएंगे। ऐसे भी लिख सकते हो नाइट्रोजन को। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग की तरफ शिफ्ट होगा, रिंग से बाहर। तो जब ये रिंग से बाहर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा आपस में। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, वो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ये वाला बॉन्ड बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, और ये, तो जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। यस और जब डबल यस बॉन्ड मैम। आएगा एन पे तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और ये वाला जो इसका एन था ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसके पास लोन पेयर है। और जो इधर वाला एन था
उसका सिंगल बॉन्ड टूट गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ Okay, गया? ma'am. क्योंकि हमने बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो पूरा जो बॉन्ड है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो सपोज दैट आपने इसको शिफ्ट किया यहाँ से, ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया इस पे, ठीक है ना, आया कि नहीं आया प्लस चार्ज? अगर आप इसको भी Yes. इधर शिफ्ट कर दोगे तो फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और प्लस चार्ज यहाँ आएगा। तो इस तरीके से लास्ट में जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, जो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनेगा फाइनल, वो वापस से यही सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस Yes, बदलेगा ma'am. क्या इसमें? इसमें बदलेगा क्या कि जो बॉन्ड यहां लग रहे हैं वो बॉन्ड ऐसे आ जाएंगे, और ये जो नाइट्रोजन था ये ऐसा का जैसे था, प्लस चार्ज इस पे से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अगर आप प्लस चार्ज को खत्म नहीं करते हो, एक स्टेप कम कर देते हो, तो यहाँ प्लस चार्ज रहेगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, उतना भी खत्म कर सकते हो। तो मतलब हर हाल में एक चीज आप देखो, जो भी कुछ डीलोकलाइज्ड होगा वो रिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो माइनस आई में रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, प्लस आई में बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। लेकिन जो भी कुछ होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं होगा, किसी कार्बन का कुछ नहीं होगा, नाइट्रोजन का कुछ नहीं होगा, जो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ गए रेजोनेंस को? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. अब देखो मैं स्लाइड में थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ाना भी है टॉपिक आपको अभी, और हाइपर कंजुगेशन भी कराना है। ये वाला देख लो जैसे स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्लियर चीज कि ये डबल बॉन्ड था। पहले तो ये चेक करो, ये 1,3 डाई ब्यूटाडाइइन का स्ट्रक्चर है, 1 और 3 पे ब्यूटाडाइइन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने ये ब्यूटाडाइइन क्या कर दिया, ऐसा तो नाम हमें कोई पढ़ाया नहीं है आईपैक में, है ना? सोच रहे हो ऐसा? मैम ब्यूटाडाइन का ये मतलब है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दो बार है। देखो, जब भी कभी डबल बॉन्ड, ठीक है, किसी चेन में ट्रिपल बॉन्ड 2-3 बार आ जाए, ठीक है, तो रूट नेम में, जैसे कि मान लो 4 बॉन्ड है, 1 पोजीशन पर है, 2 पर है और 3 पर है, तो 1 और 3 पर है, ठीक है ना, तो रूट नेम में, जो रूट नेम क्या हो गया, ब्यूट, ठीक है, तो रूट नेम में एक्स्ट्रा ए लगा देते हो आप, ध्यान रखना। Okay. ये वाला रूल मैंने आपको आईपैक में पढ़ाया नहीं था, लेकिन अभी बता देती हूँ। जब यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया है तो मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हैं जो जीओसी की अभी मैंने नहीं पढ़ाई हैं, कायदे से वो पढ़नी चाहिए, लेकिन अभी उनका यूज नहीं है कोई, 12th में भी उनका कोई यूज नहीं है, 11th में भी कोई यूज नहीं है, तो इसलिए नहीं पढ़ाई, सिर्फ एंट्रेंस में है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्ड 2-3 बार या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो रूट नेम में एक्स्ट्रा ए लगा दोगे, और फिर उसके बाद जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1,3 डाइइन लिख दोगे, ठीक है, बस इतना काम करना है। तो अब देखो ये डबल बॉन्ड हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। जब आप इस तरफ शिफ्ट कर दोगे इसको, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने बताया था जहां ये हेडेड एरो होगा वहां हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, उसकी पूंछ पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब ऐसे याद रखो। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे इस पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बच गया। अब ये डबल बॉन्ड पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया, तो बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन हमारा हाई, ये क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सिंगल डबल एंड सिंगल, ठीक है क्या? अब यहाँ पे उल्टा कर दिया इसने, तो देखो ये वही स्ट्रक्चर है। अब देखो ये रूल तो तुम पढ़ लेना अपने आप, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है ना, तो ये तो मैं नहीं कराऊंगी। तो ये तो थ्योरी लिखी है, इसको तुम खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस, अभी क्वेश्चन कराऊंगी बाद में। अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया। अब देखो हाइपर कंजुगेशन कहाँ होता है, जैसे रेजोनेंस में कबड्डी कबड्डी कौन खेल रहा था, कौन खेल रहा था रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, कबड्डी कबड्डी पाई इलेक्ट्रॉन खेल रहा था, Yes. खेल रहा था ना, है Yes. ना। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में
कौन खेलेगा कबड्डी कबड्डी? सिग्मा बॉन्ड खेलेगा, Sigma bond. ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्या कह रहे हो बेटा? मैम हम ये कहते थे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गया। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ डी लोकेलाइजेशन होगा ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ कबड्डी कबड्डी सिग्मा बॉन्ड खेलता है और वहां पे रेजोनेंस में पाई बॉन्ड खेलता है, तो जस्ट अपोजिट है दूसरे के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको बेकर नातन इफेक्ट भी बोलते हैं। अगर कभी कभी ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जाता है कि बेकर नातन इफेक्ट क्या है, तो हाइपर कंजुगेशन को ही बेकर नातन इफेक्ट बोलते हैं। ये आपकी बुक में भी लिखा होगा, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कह सकते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। कैसे? यस अब देखो कैसे। मान लो हमने ये स्ट्रक्चर लिया, एक एच यहाँ पर है और एक एच यहाँ पर है, और यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोकैटाइन भी होता है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है? दिया जाता है या लिया जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब देखो यहाँ पे एक और बात है स्पेशल इसकी, कि ये जो इफेक्ट है इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये इफेक्ट पॉसिबल है। अब देखो कैसे। अगर कहीं पे किसी भी कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो भी होगा, उस पर जो भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगी, ठीक है। या फिर अगर कोई डबल बॉन्ड लगा है कहीं पे और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन है कोई, ठीक है, तो वो भी आपकी अल्फा हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर कोई ग्रुप लगा है और ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और उससे जो भी हाइड्रोजन लगी है वो उसकी अल्फा हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। तो ये तरीका होता है अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाइड करने का। अब देखो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल समझा रही थी। तो देखो यहाँ पे, अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो ये जो हाइड्रोजन जहां पे है ये वहीं रहेगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो बॉन्ड है इसका, ये ट्रांसफर होगा। तो देखो जब ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका डबल बॉन्ड और CH2, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड मिल गया इसको, इलेक्ट्रॉन मिल गए। इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये स्टेबल हो गया, प्लस चार्ज खत्म हो गया, और ये हाइड्रोजन ऐसे ही हवा में लटका रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, और जब भी आप सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर करोगे तो किसी भी प्रोटॉन को शिफ्ट कर सकते हो। अगर इस प्रोटॉन को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये फिर ऐसे ही लटका रहेगा हवा में। तो इस तरीके का जहां पे भी आपको कुछ दिखाई दे उसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, ठीक है। ये काफी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिकली स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ कि द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इसका मतलब समझ रहे हो लाइन का? यस मैम। ठीक है। यस मैम। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि मोर दी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर एंड मोर स्टेबल इज दी कंपाउंड। यही पॉइंट है जो पूछे जाने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन से। लेकिन ठीक है, CBSE के लिए भी याद कर लेना इसको, और एंट्रेंस में भी इसकी स्टेबिलिटी पूछी जाती है। एंड देन स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये
आपको ध्यान रखना है हाइपर कंजुगेशन के लिए। आई होप आपको हाइपर कंजुगेशन समझ आ गया होगा सबको। Yes, ma'am. अब देखो मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो लिखा है CH3 C पॉजिटिव CH3 एंड CH3, उसके बाद लिखा है CH3 CH पॉजिटिव CH3 एंड CH3 CH पॉजिटिव एंड H एंड CH3 पॉजिटिव। तो ये हो गया 3 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया मिथाइल। तो बताओ इस स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या सबसे करेक्ट है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 किसने बताया? फिर मिथाइल। किसने बताया ये बात? लुबना। बिल्कुल, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। और वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने? 9। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। बिल्कुल सही लुबना। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4। 3 ये रहे, ठीक है, 1 ये रहा। नहीं, लेकिन ये नहीं है, हमेशा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो काउंट किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ तो कोई नहीं है ना बच्चा? ठीक है, तो समझ में आया इसके क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करोगे? कितने बच्चों को क्लियर है? सबको? यस मैम। गुड। यस मैम। बहुत टफ नहीं है ये। अब एक ये वाला मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अगर आपको समझ आया तो बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद इस वाले स्ट्रक्चर में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाइड करो कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप समझ पाए हो तो ठीक है, जल्दी बताओ कौन देगा आंसर। आपको आइडेंटिफाइड करना आया कि कैसे अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करते हैं? यही क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है स्टेबिलिटी का, और यही एक सिंपल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। और बताओ जल्दी किसको समझ में आया? कोई नहीं बता पा रहा है? पहले वाले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? पहले वाले में 4। कर दी ना गड़बड़ है, यही खा गया इंडिया मात। ये देखो परवीन मैम ने क्या बताया था, क्या बताया था कि डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक जाओ जरा, ध्यान दो चीजों को। ये देखो मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है ये, इसके बगल वाले कार्बन के पास, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन भी होना चाहिए। जो अल्फा कार्बन होगा ना उससे जो हाइड्रोजन लगा होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब ये ग्रुप है, इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो आपने क्या समझा बच्चा? यहाँ पे देखो, यहाँ तुमने देखा था इस कार्बन के जस्ट बगल में ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन हुए 9। यहाँ पे इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अगर इसके साथ में एक और कार्बन लगा होता तो वो अल्फा कार्बन नहीं होता, वो फिर बीटा कार्बन हो जाता। अभी समझ आ रहा है कुछ? यस मैम। पूछा करो चीजों को। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा पा रही हूँ आपको, लेकिन इतना टफ भी नहीं पढ़ा रही हूँ कि समझ ना आए किसी को। मैं चाहे एक टॉपिक पढ़ाऊं चाहे 2 टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी क्लास में बच्चों को समझ ना आए, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि क्या कहानी है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ मैंने 3 अल्फा हाइड्रोजन क्यों बोले थे? क्योंकि इस कार्बन के पास सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन होता है इसके साथ तो ये अल्फा हाइड्रोजन होता, क्योंकि अल्फा कार्बन होता है, उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने हो गए? 3, और इसके पास कोई नहीं था। तो अभी यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट हाइड्रोजन लगे हुए हैं,
तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 0। यस मैम। अब यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन 3। भाई यही तो एक अल्फा कार्बन है। यस अब मैम। इसके अंदर एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये है, तो 3 इसके पास, 3 इसके पास, कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 6 ये हो गए। मैम 6। अभी आ गई समझ में कहानी? यस मैम। यस मैम। अब हम्म। और आप लोग इतने गंदे बच्चे हो, ठीक है, मैं पूछती रहती हूँ फिर भी आंसर नहीं करते। अगर समझ नहीं आया किसी को तो कोई ये नहीं बोलेगा चैट सेक्शन में भी लिख के, मैम समझ नहीं आया दोबारा समझा दो, या बोल दें कि मैम समझ नहीं आया। वो तो जब चुप हो जाते हो तो मैं समझ जाती हूँ कि समझ में नहीं आया। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? बोलो। अगर एक भी पॉइंट वीक रह गया ना तो एंट्रेंस क्वालिफाइड नहीं होगा। फिर बताओ ऐसा क्यों करते हो? मैं डांटती हूँ क्या आपको पूछने में कभी? नो मैम। तो फिर पूछते क्यों नहीं हो? मतलब कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बस तोता ओढ़, मैना ओढ़, भैंस उड़ा दोगे? अरे हाँ ना बोलो कुछ भाई। अगर समझ नहीं आया तो कॉन्फिडेंटली कहो ना कि मैम हमें समझ नहीं आया, ये आप दोबारा समझा दो इसको। मैं तो कभी भी मना नहीं करती समझाने के लिए, कभी किसी को कुछ कहती नहीं हूँ। शायद मैंने 4 महीने की क्लास में आज तक किसी भी बच्चे को डांटा हो। किसी को डांटा है आज तक? नो नो मैम। मैम। एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है जिसे मैंने डांटा हो। चाहे उसके टेस्ट में नंबर कम आए हो, कुछ हो, मैं समझाती हूँ लेकिन डांटती नहीं हूँ। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तुम्हारे इससे। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज मैसेज करो, रिप्लाई करो, कुछ तो बोलो। वो तो मैं आपकी भावनाओं को समझ गई, क्योंकि हर बच्चों को यहाँ अच्छे से पहचान गई हूँ, तो इसलिए समझ गई कि किसी को समझ नहीं आया। इसीलिए मैंने इसमें क्वेश्चन भी कराए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चे गलती करते हैं इसमें। अब देखो एक और एग्जाम्पल करा रही हूँ तुम्हें। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। अब मुझे बताओ कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अगर कोई रिंग में आ जाए स्ट्रक्चर तो कैसे आइडेंटिफाइड करोगे रिंग के अंदर वाले स्ट्रक्चर को? मैम 3 होंगे। यही होगा अल्फा। चलो इसको थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं इजी देती हूँ थोड़ा पहले। अभी मुझे 2 टॉपिक और भी पढ़ाने हैं तुम्हें, टाइम हो गया। ये देखो, अब यहाँ पे गौर से देखो, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। यस मैम। इसके जस्ट बगल वाला ये अल्फा कार्बन हो गया, तो 2 बॉन्ड तो इसके पास लगे हुए हैं, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन बचे? 2। और इसके पास भी कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 1 बॉन्ड तो पहले से ही लगा हुआ है और 2 बॉन्ड ये हो गए, तो ये तो काउंट करेंगे नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है? ओनली 1। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ? 3। 3। ठीक है यस ना? मैम। तो रिंग में भी इस तरीके से चेक करना है। ऑर्गेनिक में रूल्स अगर पता है ना तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना। चलो अब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ा रही हूँ। आई होप कि आपको ये सारी पिक्चर जितना भी मैंने पढ़ाया है आज तक सब क्लियर हो गया होगा सबको, है ना बेटा? यस मैम। कौन कौन सा बच्चा गायब हो गया क्लास में से? सैम तुमने स्क्रीनशॉट लिया? कुछ बच्चे गायब हो गए क्लास से। यस मैम मैंने ले लिया। वो कुछ का नेटवर्क इश्यू भी है ना बच्चों का, तो कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से भी बच्चे चले जा रहे हैं। पता नहीं बच्चों के नेटवर्क में क्या ही इशू है, ठीक से पढ़ते नहीं है। अब देखो, अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है इनको। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं, इनको भी इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। अब मान लो सपोज दैट कोई न्यूक्लियोफाइल है NaOH, ठीक है, उसको क्या चाहिए? अब मान लो कोई भी एक कैटायन है कोई, तो मान लो ये पॉजिटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये तोड़ दो इसको, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाके अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो एक पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से जाके जुड़ेगा और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से आके जुड़ेगा। तो तुम्हारे CBSE में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता,
ठीक है, कोई एग्जाम्पल देके पूछ सकता है। तो देखो, अब ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। करते हैं या नहीं करते बताओ? ये मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। ये सारे जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा तो ये क्या बना लेगा? मिथाइल अल्कोहल बना लेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. है ना, क्लियर है ना? तो यस तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में 12th क्लास में। जब 12th में दोबारा आएंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक तो ये टॉपिक हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। अब अगर हम होमोलिटिक फिशन की बात करते हैं, होमोलाइटिक फिशन, इसको क्लेवेज भी बोलते हैं, होमोलिटिक क्लेवेज। होमोलिटिक क्लेवेज या तो परऑक्साइड इफेक्ट में होते हैं, ठीक है। परऑक्साइड इफेक्ट मैंने तुम्हें बताया था ये होता है, ठीक है। और ये होमोलिटिक फिशन आपके फ्री रेडिकल भी होते हैं, फ्री रेडिकल। और लास्ट क्लास में परवीन मैम ने आपको बताया था कि कोई भी दो एलिमेंट हैं जिसकी बॉन्डिंग है और उनके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इनकी लड़ाई हो जाए तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएंगे। तो होमोलिटिक फिशन भी कर रहे हैं। फिशन का मतलब होता है क्लेवेज, क्लेवेज का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, और टूटने के बाद दोनों स्पीसीज अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाए। और फ्री रेडिकल भी कर रहे हैं। और मैंने पढ़ाया था कि कैटाइन यानी कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री पे डिपेंड करती है। सेम एयर फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड ग्रेटर देन 1 डिग्री पे डिपेंड करती है। ठीक है क्या? Yes, ma'am. है ना। यही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। और दूसरी बात, अब अगर होमोलिटिक की बात करें, हेट्रोलिटिक फिशन, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक बेचारा गरीब होगा और एक अमीर होगा। तो मान लो ए बहुत अमीर है और इसका जो शाइन होता है एरो का, वो कुछ इस तरीके का एरो होता है, मतलब आधा एरो बोलेंगे इसको एक तरीके से, ठीक है ना। मैं दोबारा बना देती हूँ, ऐसे आधा एरो होता है। इस एरो को बोलते हैं हम फिश हुक एरो। कैसा एरो बोलते हैं? फिश हुक एरो। हुक की तरह नहीं है, एंगल की तरह है ना, हुक की तरह। यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये हेट्रोलिटिक फिशन जब भी तुम्हें देखने को मिलेगा, जहां पे कहीं पे भी कोई भी स्पीसीज अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है, तो आप उस रिएक्शन मैकेनिज्म में ये आइडेंटिफाइड कर सकते हो, पहचान सकते हो कि वहां कौन सा फिशन लग रहा है, होमोलिटिक फिशन लग रहा है। जैसे कि अभी हम एरोमेटिक रिंग में कर रहे थे तो वहां रेजोनेंस हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर किसी एरोफेटिक रिंग में भी कर रहे हो आप, एक पॉजिटिव है, एक स्पीसीज पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और दूसरी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां कौन सा फिशन लग रहा है? होमोलिटिक फिशन लग रहा है। तो अब देखो ये पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो ए दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो गया और बी कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है। यस मैम। तो बच्चा पार्टी ये था आज का टॉपिक। और देखो इतना ही आपके सिलेबस में है ये ऑर्गेनिक का, ये इस चैप्टर का। अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें, तो वो सिलेबस में है नहीं। क्वालिटेटिव भी नहीं है, क्वांटिटेटिव भी नहीं है। उसके बाद आपका क्रोमेटोग्राफी भी नहीं है आपके सिलेबस में। फिर उसके बाद डिस्टिलेशन भी नहीं है। तो ये तो सीबीएसई ने पूरा पूरा स्किप कर रखा है, लेकिन एंट्रेंस में है और 12th में भी नहीं है। तो जब हम 12th में जीओसी पढ़ेंगे दोबारा से, तब ये चीज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी ये चैप्टर हो गया Okay, ma'am. फिनिश। अब मैं मंडे से आपका करूंगी, देखो मंडे से मैं आपका स्टार्ट करूंगी क्या, आपका वो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि संडे में क्लास लूं आपकी, ताकि ये पूरा चैप्टर एक बार, इससे रिलेटेड जितने भी सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस हैं, जितना भी पढ़ाया हमने उससे रिलेटेड 1.5-2 घंटे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। अगर मैं संडे में नहीं ले पाई क्लास तो फिर मंडे में शेड्यूल करूंगी, लेकिन इसकी एक क्लास एक्स्ट्रा शेड्यूल जरूर करनी है मेरे को। पूरा चैप्टर में ब्रीफली रिवाइज करा दूंगी एक साथ कंपाइल करा के, ठीक है। तब तक आप रिवीजन कर लेना, तो सीबीएसई के लिए चैप्टर तैयार हो जाएगा आपका।
फिर मैं हाइड्रोकार्बन खत्म करा के उसका भी कराऊंगी। और अगर एक दिन भी मेरे को टाइम मिल गया एक एक्स्ट्रा क्लास लेने का, ठीक है, 11-12 तारीख से आपका पहले, तो मैं तुम्हारे कुछ पुराने टॉपिक रिवाइज कराऊंगी। आपका केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब आ रहा है ना? मैम यस, ये भी आ रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैं एक बार पढ़ाना चाहूंगी आपको एमओटी, वीबीटी, कुछ टॉपिक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं 2 घंटे की एक क्लास लेके तुम्हारे पुराने चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक बार रिवाइज करा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। अभी देखो आपका काम क्या है, इस स्लाइड में बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप खुद करके लेके आएंगे। इतने इजी क्वेश्चन परवीन मैम तो कराने वाली है नहीं, ठीक है? और कल की क्लास में मैं तुम्हें धमाकेदार क्वेश्चंस कराऊंगी। देखो, डज द गिवन मॉलिक्यूलर शो रेजोनेंस। अब मैंने पहचान बताई है रेजोनेंस कैसे शो होता है, जिसमें ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, ठीक है? क्या इसमें ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? ऑफ कोर्स है। नो मैम। है। मैम इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी तो आ रहा अरे वो गलती से लगा दिया है, इसको हटा दो। देखो, डबल के बाद सिंगल, फिर सिंगल के बाद डबल, फिर सिंगल के बाद डबल एंड सिंगल के बाद डबल। तो मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन है इजी इजी से, और इतने इजी क्वेश्चन तो मैं कतई ही नहीं कराऊंगी, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। ये क्वेश्चन खुद ही करके लेके आना अपने आप घर से, ठीक है? कर लोगे ना? यस मैम। है। यस मैम। और ईमानदारी से करना, ठीक है? चीटिंग मत करना। यहाँ पे आंसर भी लिखे हुए हैं। पिटाई बहुत लगेगी अगर किसी बच्चे ने चीटिंग की तो। कोई भी चीज नहीं आ रही है तो परवीन मैम से पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था फिनॉक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजोनेंस है तुम्हारा फिनॉक्साइड का, ये तो जरूर पेपर में पूछा जाएगा। तो देखो इसने कैसे किया है। अब एक पहले तो एक बात बता दो मुझे, इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जा रहे हैं, रिंग से ऊपर जा रहे हैं, ये बता दो सबसे पहले। मैम मैम ये रिंग में जा रहे हैं मैम। मैम प्लस आर होगा। रिंग में जा रहे हैं, तो प्लस आर लग रहा है कि माइनस आर लग रहा है? मैम प्लस आर। प्लस आर मैम। प्लस आर लग रहा है, ठीक है? तो अब देखो, ये रिंग में जा रहे हैं, तो जब रिंग में ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है? अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम भी हो गया, नेगेटिव चार्ज हट गया। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो हमें रेजोनेंस स्टेबलाइज करना है, कॉन्जुगेशन सिस्टम भी मेंटेन रखना है। तो जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेंटेन रखना है तो ये बॉन्ड तुरंत यहाँ शिफ्ट होगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या आया? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बताया था मैंने कहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा यहाँ, ठीक है? तो अब नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है? ये जो बॉन्ड था, यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब अगला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, भाई तुम जब इस बॉन्ड को उठा के यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया। अब इस बॉन्ड को तुमने नीचे शिफ्ट किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर आपने इस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को वापस आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया? पहले जैसा नहीं बन गया? यस मैम। बस बदला क्या? ये बदले, ठीक है? तो रेजोनेंस में हमेशा यही होता है, जो स्ट्रक्चर जहां से शुरू होता है वो वहीं पहुंच जाता है, बस बॉन्ड बदल जाते हैं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये कर लेना। और देखो यहाँ पे रीजन भी लिखा हुआ है, अच्छी खासी कहानी है, तो ये कहानी तुम पढ़ना बैठ के, आपके लिए लिखी गई है। एसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, देन फिनॉक्साइड आयन इज आउट ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है ये, ठीक है? तो अब देखो कैसे बनता है फिनॉक्साइड। इसने एसिटिक एसिड का नाम क्यों लिया? हम एसिटिक एसिड को लेते हैं COOH, अगर इसमें से H को निकाल दें तो ये एसिटेट आयन बन जाएगा। अगर आप बच्चा फिनॉल में से H को निकाल दो तो क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। यस मैम। फिनॉल से फिनॉक्साइड बन गया, जैसे ये एसिटिक एसिड से एसिटेट आयन बन गया। तो इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? पानी की बोतल कहाँ गई? ठीक है बेटा, अब देखो आगे। अभी एक ये वाला क्वेश्चन है कि विच एलाइलियम स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो मतलब ये स्ट्रक्चर क्यों स्टेबल है?
इसको भी पढ़ लेना आप लोग, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद देखो ये कि लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन नाइट्रो इथीन, और ये अभी मत पढ़ना वैसे, और ना ही ये क्वेश्चन करना अभी, इन क्वेश्चन को करना संडे में, क्योंकि कल का दिन अपने टेस्ट पे फोकस करना, परसों टेस्ट है आपका, तो अभी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, रेजोनेंस आपके टेस्ट में आ नहीं रहा है, तो इसको आराम से पढ़ना। अब लीस्ट स्टेबल इसमें कौन सा है, ए वाला लीस्ट स्टेबल है, इसको सोचना दिमाग से क्यों है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें जितना ज्यादा होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा या स्टेबल होगा, ये सोचना। रीजन भी लिखा हुआ है, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, फिर इस क्वेश्चन को करना। इसमें लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, और फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी करना है आपको, फिर ये वाला क्वेश्चन करना है स्टेबिलिटी का, एंड फिर ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। फिर उसके बाद इतने क्वेश्चन है इसमें, तो मतलब 6-7 क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना, रेजोनेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कब प्रैक्टिस करना है, संडे में, ठीक है। और अगर परवीन मैम ने संडे में क्लास ली तो फिर तो मैम ही सारे रिवाइज करा देंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई में आए हुए हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कल आप सिर्फ पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री में, कल के दिन केमिस्ट्री में सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है, एक तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स पढ़ना, पोजीशन, मेटामेरिक्स और फंक्शनल आइसोमर्स। उसके बाद सारा आईपैक पढ़ना, ठीक है, सिंगल ग्रुप, डबल ग्रुप, सब कुछ, एरोमेटिक ऑल्सो, एंड देन फिर उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, कोई दिक्कत किसी को? आज के रिलेटेड क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम है? चैप्टर भी खत्म हो गया है हमारा। तो मैम चलो तो ठीक है बच्चा पार्टी, गुड नाइट। इसी के साथ ये सेशन क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं, कल की क्लास में खूब ताबड़तोड़ धूम मचाएंगे, और आप लोग फुल एनर्जी के साथ आना केमिस्ट्री में कल, ठीक है। हल्ला बोलेंगे कल।